Hello everyone, welcome to GS Classroom. This is Priyanshu and today in this video I'm going to discuss a very important part of your poetry, that is figures of speech. So my dear friends, here a question arises that what are these figures of speech? So these figures of speech are those words or phrases that makes our language beautiful, effective and impressive. Okay, so ये वो words और phrases होते हैं जो हमारी language को और भी ज़्यादा beautiful, effective और impressive बना देते हैं. साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये वो words और phrases हैं जिनका एक meaning होता है other than their literal meaning. ठीक है, literal मतलब हो गया कि बिना किसी भी figure of speech के उनका क्या है, उनका एक basic sense यानी कि उनका एक अलग meaning है. ओके नाउ अब अगर हम बात करें इन फिगर्स ऑफ स्पीच की तो हम कह सकते हैं कि ये पोइट्रीज़ का, ड्रामास का तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही. हमारी पोइट्रीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुल बना देता है ये फिगर्स ऑफ स्पीच. बट उसके साथ ही साथ ये हमारे जैसे आईसीएसई और आईएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो है ही बहुत इम्पॉर्टेंट. एंड इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देते हैं, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जामिनेशन देते हो तो उसमें भी फिगर्स ऑफ स्पीच आपसे पूछा जाता है. चाहे आप टेट का एग्ज़ाम दो, सुपर टेट का एग्ज़ाम, सी टेट का एग्ज़ाम या फिर और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं. आई एम नॉट श्योर बट आई गेस एसएससी के एग्ज़ाम में भी शायद ये आपसे पूछा जाता है. आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये. सो बेसिकली हमको ये इसकी जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए आज के वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे कि बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं बट हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि जो बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच तो बहुत सारे हैं लेकिन हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है आयरनी, मेटाफर, सिमिली, पैराडॉक्स, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरोन, हाइपरबोल, ओनोमोटोपिया, पर्सोनिफिकेशन, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स. ओके, सो इमेजरी हो गया, पन हो गया. सो दीज आर सम ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच विच टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन माय वीडियो. ऑल राइट, होपफुली आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. वेरी फर्स्ट थिंग इज मेटाफर्स. नाउ मेटाफर्स क्या होते हैं? देखो, जब भी डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है दो अनलाइक चीज़ों के बीच में तो उसको बोलते हैं मेटाफर्स. यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स और आइडियाज़. ठीक है, जो भी दो ऑपोजिट चीज़ें होती हैं जब उनको डायरेक्टली हम कंपेयर कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम मेटाफर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो यहाँ पे है गिवन हार्ट ऑफ स्टोन. अब हार्ट ऑफ स्टोन क्या हो गया? हार्ट एक कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग है, स्टोन एक अलग चीज़ है. दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया? डायरेक्टली कंपेयर कर दिया. ठीक है, कि पत्थर का दिल है उसका. सो ये क्या है? मेटाफर हो गया. टाइम इज़ मनी. नाउ अगेन टाइम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग एंड मनी इज़ डिफरेंट. सो हमने यहाँ पे क्या किया? दो अनलाइक चीज़ों को डायरेक्टली कंपेयर कर दिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेटाफर्स. ओके, अब नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज. अब वर्ल्ड इज़ अ स्टेज हम कह रहे हैं, देखो दुनिया अलग है, स्टेज अलग है. हमने क्या किया है? हमने दोनों को डायरेक्टली कंपेयर कर दिया. ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? मेटाफर हो गया. अब अगर हम कोई और एग्जाम्पल लें तो हम ये भी कह सकते हैं द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट. ठीक है, अब कैमल इज़ अ शिप ऑफ डेजर्ट ये तो कॉमनली कहा भी जाता है, तो ये यहाँ पे क्या है? लेकिन ये मेटाफर होता है. क्यों? क्योंकि कैमल और शिप दोनों टोटली डिफरेंट थिंग है और दोनों को यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर कर देते हैं. ठीक है, इसीलिए ये भी एक मेटाफर है. अब अगर हम दूसरी एग्जाम्पल एक और लें तो हम कह सकते हैं द हिमालय इज़ द क्राउन ऑफ इंडिया. ओके, ये भी बहुत ही कॉमनली हम सुनते हैं कि ये ऐसे बोला जाता है, बहुत ही कॉमन है. सो ये भी क्या एक तरह का मेटाफर है. क्यों? क्योंकि हिमालय को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? क्राउन बोल रहे हैं. और क्राउन और हिमालय टोटली डिफरेंट चीज़ें हो गई, दोनों को यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? मेटाफर हो गया. नेक्स्ट कम ऑन टू सिमिली. ओके, सिमिली क्या होता है? सिमिली इज़ जस्ट लाइक मेटाफर, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. वो ये है कि कंपैरिजन इसमें भी होता है दो ऑपोजिट चीज़ों के बीच में, दो अनलाइक चीज़ों के बीच में, लेकिन इसमें क्या यूज़ होता है? इसमें कंजक्शन यूज़ होते हैं लाइक और एज. ठीक है, सो लाइक और एज जो है ये दोनों कंजक्शन जब हम यूज़ करते हैं दो अनलाइक चीज़ों को कंपेयर करने के लिए तो उसको बोलते हैं सिमिली. फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो यहाँ पे गिवन है ही इज़ एज ब्लाइंड एज अ बैट.
ठीक है। अब हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया कि वो ब्लाइंड है जस्ट लाइक अ बैट। अब देखो बैट और ही दोनों क्या हैं, दोनों अलग चीज़ हो गई, ठीक है। दोनों को यहाँ पे हमने एज वर्ड से कंपेयर कर दिया, इसीलिए ये क्या हो गया हमारा सिमिली हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर है ही ईट्स लाइक पिग, अब हमने फिर से क्या है पिग और ही को क्या कर दिया, हमने यहाँ पे कंपेयर कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक तरह का सिमिली हो गया, ठीक है, क्योंकि लाइक वर्ड से कंपैरिजन किया गया है दो ऑपोजिट चीज़ों का। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें तो इट इज़ गिवन एज वाइज एज एन आउल, ओके, ही इज़ एज वाइज एज एन आउल, तो ही और आउल दोनों क्या हो गया, डिफरेंट चीज़ें हो गई, तो ये भी क्या हो गया हमारा सिमिली हो गया। और भी हम एग्जाम्पल्स अगर लें आपके कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर करने के लिए, तो हम कह सकते हैं समर वॉज हॉट लाइक अ बर्निंग पैन। अब देखो समर और बर्निंग पैन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन दोनों को हमने लाइक वर्ड से कंपेयर कर दिया है, सो इसीलिए ये हमारा सिमिली हो गया, ठीक है, कि समर वॉज हॉट लाइक अ बर्निंग पैन। नेक्स्ट द मैन वॉज एज कनिंग एज अ फॉक्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैन को हमने यहाँ पे फॉक्स के साथ कंपेयर कर दिया, लेकिन कैसे, एज वर्ड से, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा सिमिली हो गया कि द मैन वॉज एज कनिंग एज अ फॉक्स, ठीक है। जब भी हम एज या लाइक कंजक्शन से जब भी हम इन दोनों को मतलब कंपेयर करेंगे दो ऑपोजिट चीज़ों को, तो वो क्या होता है, वो हमेशा सिमिली होता है। और भी हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं आपको और अच्छे से क्लियर करने के लिए। आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स फेल्ट एज लाइट एज फेदर, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा दो ऑपोजिट चीज़ें हैं जिनको हमने क्या किया, स्टूडेंट्स को और फेदर को हमने कंपेयर किया है एज वर्ड से, तो ये भी क्या है सिमिली है। तो सिमिलरली इसी तरीके से हमारे ये दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच है, मेटाफर में डायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं दो ऑपोजिट चीज़ों का, और सिमिली में लाइक और एज वर्ड यूज़ करके हम कंपैरिजन करते हैं दो अनलाइक चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट वन पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, सो गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन लिविंग थिंग्स और आइडियाज़, ओके। अब क्या है पर्सोनिफिकेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें सो कह सकते हैं कि द रिवर रैन इन द डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। अब रिवर रैन इन द डेंस फॉरेस्ट, रिवर रैन, अब रिवर क्या हो गया, वो नॉन लिविंग हो गया, उसको हमने किसकी कैरेक्टरिस्टिक दे दी, हमने लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक दे दी, ठीक है, ह्यूमन क्वालिटी दे दी, तो रैन, तो ये दोनों क्या हो गया, यानी कि पर्सोनिफिकेशन हो गया। जब भी हम नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग या ह्यूमन क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक से हम उसको कंपेयर करते हैं या उसको हम दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द विंड हाउल्ड, ठीक है, द विंड हाउल्ड। अब विंड कभी हाउल नहीं करती है, हाउलिंग कौन करता है, हाउलिंग करते हैं वुल्फ हो गए, ठीक है, डॉग्स हो गए, ये लाउड क्राई होता है। सो विंड को अगर हम कभी हाउलिंग से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली हम इसको कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं, ह्यूमन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं नॉन लिविंग थिंग को, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है द स्नोफ्लेक्स डांस्ड। अब स्नोफ्लेक्स डांस हम कह रहे हैं, स्नोफ्लेक्स नॉन लिविंग हो गया, इसको हमने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दे दी, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दी, दैट इज डांस, ओके। सो ये भी क्या हो गया, हमारा पर्सोनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है थंडर ग्रम्बल्ड, ओके। अब थंडर जो है वो ग्रम्बल कर रहा है, ग्रम्बलिंग कौन करता है, वो क्रोकोडाइल्स करते हैं, बियर्स करते हैं, तो हमने अगर थंडर को ग्रम्बल बोल रहे हैं, सो ये भी क्या हो गया, नॉन लिविंग को हमने लिविंग कैरेक्टरिस्टिक दे दी, इसीलिए ये भी पर्सोनिफिकेशन हो गया। ऑलराइट, द ब्रांचेस डांस्ड इन द विंड, अगेन डांस्ड और ब्रांचेस, तो ये क्या है, ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक हमने दे दी ब्रांचेस को, तो ये भी हमारा पर्सोनिफिकेशन हो गया। ऑलराइट, अगर हम और कोई एग्जाम्पल लें आपको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, तो हम कह सकते हैं जैसे कि द फायर सॉलोड द एंटायर फॉरेस्ट, ठीक है। अब फायर सॉलोड द एंटायर फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फायर को हम सॉलोड, यानी कि फायर नॉन लिविंग हो गया, उसको हमने क्या किया, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक दे दी, तो ये सॉलोड, ठीक है, सॉलोइंग तो ह्यूमन बींग्स करते हैं या एनिमल्स करते हैं, वो हमने उसको दे दिया, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन हो गया। ऑलराइट, सो देयर आर मेनी 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 एग्जाम्पल्स फॉर दीज पर्सोनिफिकेशन एंड जितने भी आपके फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, सो वो उसमें से आप दो चार लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है, सो एलिट्रेशन दीज आर द सीरीज ऑफ वर्ड्स विद द सेम बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड, ओके। ये वो सीरीज ऑफ वर्ड्स हैं जिनका कॉन्सोनेंट साउंड से ही बिगिन करते हैं वर्ड्स, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो इट इज़ गिवन
फ्रेड फ्राइज फ्रॉक्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है, एलिट्रेशन में क्या होता है कि हमेशा कॉन्सोनेंट जो होता है वो किसी भी वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट होना चाहिए और वो 2 बार या 2 से ज़्यादा बार एक ही लाइन में रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी कॉन्सोनेंट किसी भी वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट है और वो एक लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा बार वो रिपीट हो रहा हो तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। सो अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल में फ्रेड फ्राइज फ्रॉक्स, देखो एफ एफ एफ। ठीक है, हम हर एक लाइन में जो भी आपके वो दिए रहेंगे कॉन्सोनेंट्स वो देखेंगे कि भाई है कि नहीं, और 2 या 2 से ज़्यादा बार अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो एलिट्रेशन है। तो एफ 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 3 बार रिपीट हो गया और ये क्या है, कॉन्सोनेंट है और ये रिपीट हो रहा है तो ये हो गया एलिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है निक नीडेड न्यू नोटबुक, अगेन एन 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 रिपीट हो रहा है। ठीक है, और ये कॉन्सोनेंट है तो ये भी क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। नेक्स्ट है शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। ओके, अगेन ये क्या हो गया, एस है कॉन्सोनेंट और वो रिपीट कर रहा है एक ही लाइन में बार बार, तो ये हो गया हमारा एलिट्रेशन। ठीक है, तो एलिट्रेशन बेसिकली क्या होते हैं, वो एक तरह के टंग ट्विस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो और ये जो होते हैं इसमें कॉन्सोनेंट 2 या 2 से ज़्यादा बार क्या करता है, रिपीट करता है और वो हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज आयरनी। आयरनी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आयरनी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि व्हेन देयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज़ सेड एंड व्हाट इज़ मेंट और बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, तो उसको बोलते हैं हम आयरनी। यानी कि जब भी जैसे हम जो कह रहे हैं और हमारे जो कहने का मतलब है दोनों में डिफरेंस होना, ठीक है, और अपीयरेंस और रियलिटी में डिफरेंस होना, इसको बोलते हैं हम, जो मतलब दिख रहा है और जो सच्चाई है दोनों में डिफरेंस होना, तो इसको हम बोलते हैं आयरनी। ठीक है, आयरनी एक्चुअली 2-3 टाइप्स की होती है, जैसे वर्बल आयरनी होती है, सुनने वाली, सिचुएशनल आयरनी होती है, ड्रामेटिक आयरनी होती है। ठीक है, सो इस टाइप से आयरनी डिफरेंट होती हैं। अब देखते हैं, अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ गिवन इट्स सो गुड दैट यू केम लेट। जैसे अगर कोई कह रहा है वाओ इट्स सो गुड दैट यू केम लेट, तो एक्चुअली यहाँ पे जो वो कहा जा रहा है और जो रियल मीनिंग है उसके कहने का, दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि अरे वो तो खुश है कि हाँ चलो वो लेट आया, लेकिन एग्जैक्टली उसके कहने का मतलब क्या है कि अच्छा बहुत अच्छी बात है कि आज तुम लेट आए, आज तुम्हारा अच्छे से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं तुम्हारा अच्छे से, यानी कि मारेंगे पीटेंगे या जो भी। ठीक है, सो दैट मीन्स कि जो हम कह रहे हैं और जो हमारे एग्जैक्टली कहने का मतलब है दोनों में डिफरेंस होना, उसको बोलते हैं आयरनी। होपफुली आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगर एक और इसका एग्जाम्पल है तो इसमें दिया हुआ है ही वॉज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व सच अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अब ये क्या है, अब यहाँ पे वैसे तो हम उसको इंटेलिजेंट बोल रहे हैं कि अरे बहुत इंटेलिजेंट थे कि इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्चुअली वो नहीं कर पाया होगा यानी कि सॉल्व, तो यानी कि उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डम्बो बोल रहे हैं कि अरे वो तो बेवकूफ़ है कि उसने ऐसा करने की कोशिश भी की, यानी कि ये जो कह रहे थे और कहने का जो मतलब था दोनों में डिफरेंस था। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल अगर हम आयरनी का ही लें आपको थोड़ा और क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट, तो हम कह सकते हैं The audience knows that the criminal is hiding in a closet but the actors do not know। ठीक है, अगर हम ये वाला ले लें कि जैसे ऑडियंस जो है उनको पता है कि जो क्रिमिनल है वो क्लोजेट में छुपा हुआ है, लेकिन एक्टर्स को ये बात नहीं पता होती है, तो ये क्या हो गया, यानी कि अपीयरेंस और रियलिटी हो गया। सो ये भी क्या है कि ये एक तरह की ड्रामेटिक आयरनी है जो अक्सर आपको प्लेस वगैरह में भी दिख जाती है, मूवीज़ में भी दिख जाती है। ठीक है, सो दीज आर दी आयरनीज। नेक्स्ट वन, हाइपरबोल। नाउ व्हाट इज़ दिस हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है, एक्चुअली हम लोग एक्सैजरेट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, व्हेन समथिंग इज स्पोकन मोर देन रिक्वायर्ड और एक्सट्रीम एक्सैजरेशन, इट इज़ नोन एज हाइपरबोल। यानी कि जब हम कोई इम्पॉसिबल चीज़ बोल देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें, इसमें दिया है आई कुड डू दिस फॉर एवर। अगर कोई भी चीज़ है उसमें हम ऐसे कह रहे हैं आई कुड डू दिस फॉर एवर, तो ये भी क्या हो गया, फॉर एवर एक्सैजरेट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हाइपरबोल हो गया। नेक्स्ट है द गर्ल शेड अ सी ऑफ टीयर्स। अब भाई द गर्ल शेड अ सी ऑफ टीयर्स, इतना भैया बकेट नदी भर के उसने आंसू रोए, तो ये क्या है, एक तरह से हम क्या एक्सैजरेट कर रहे हैं बात को। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इम्पॉसिबल चीज़ है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं, तो ये भी हो गया हमारा हाइपरबोल। नेक्स्ट, ही कैन बर्न द होल वर्ल्ड डाउन। अब पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को जला देंगे, सो ये क्या है, ये भी एक तरह का हाइपरबोल है। क्यों, क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं, एक्सैजरेट कर रहे हैं इसको, बात को अपनी। ठीक है, तो जब भी हम एक्सैजरेट करते हैं अपनी बात को तो उसको बोलते हैं हम हाइपरबोल। ठीक है,
इसमें अगर हम और भी कोई एग्जांपल लें तो एक सबसे बेसिक एग्जांपल है जो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, कोई ना कोई अक्सर ही बोलता है, तो जैसे कि आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम्स स्टिल यू डोंट अंडरस्टैंड इट। ओके, अब ये क्या है, 1,000 बार तुमको बोल चुके हैं फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो 1,000 बार यानी कि उसने काउंट तो नहीं किया ना कि उसने 1,000 टाइम्स बोला है, लेकिन क्या है, ये यहाँ पे अपनी बात को एग्जेजरेट किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बोला जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हाइपरबोल, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के जब हम किसी भी बात को बोलते हैं तो वो हो गया एक तरह से हाइपरबोल, ठीक है। सो वही कि 100 बार बता चुके हैं फिर भी तुम्हें याद नहीं है एंड ऑल दैट, तो ये सब क्या है, ये हाइपरबोल होता है कि मतलब 100 टाइम्स आई हैव टोल्ड यू स्टिल यू डोंट अंडरस्टैंड, फलाना ठिकाना जो भी हम बोलते हैं, तो ये सब क्या हो गया, ये हाइपरबोल हो गया ना। नेक्स्ट वन, ओनोमोटोपिया। सो व्हाट इज़ दिस ओनोमोटोपिया? सो इट्स वेरी इजी। इसमें क्या होता है, द वर्ड्स आर आइडेंटिकल टू साउंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक्चुअली ओनोमोटोपिया बहुत ईजी है। इसमें जो वर्ड होता है, ठीक है, या वो क्या करता है, वो दैट साउंड्स लाइक व्हाट इट इज़ डिस्क्राइबिंग, वो वैसे ही साउंड करता है जिस चीज़ को वो डिस्क्राइब कर रहा हो, ठीक है। वर्ड वैसे ही साउंड करता है जिस चीज़ को वो डिस्क्राइब कर रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्या है कि इट इज़ गिवन हिस। अब हिस कौन करता है, वो स्नेक्स करते हैं। तो अपने उस वर्ड से ही क्या हो रहा है कि वो इस तरह का साउंड कर रहा है कि हम समझ पा रहे हैं कि वो क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा है, ठीक। अब बज बज बजिंग साउंड कौन करता है, वो करते हैं बीज करती हैं, ठीक है। तो ये भी अपने वर्ड से ही हम क्या पता चल रहा है कि वो उसके साउंड से ही, वर्ड के साउंड से ही हमें पता चल रहा है कि वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, बीज को कर रहा है। क्लिक, अब क्लिक क्या है, देखो वर्ड अपने आप में क्या कर रहा है, वो बता रहा है, उसका साउंड बता रहा है कि हाँ वो किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, तो कैमरे को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। बजिंग कौन करता है, बज बीज करते हैं, हिस कौन, स्नेक्स करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि वो आइडेंटिफाई कर देते हैं, वो बता देते हैं कि वो उनके साउंड्स बता देते हैं कि वो किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस साउंड्स लाइक व्हाट इट इज़ डिस्क्राइबिंग। नाउ नेक्स्ट वन, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पैराडॉक्स में क्या होता है, देखो पैराडॉक्स इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी इन इट्स सेल्फ एंड मेक्स अ रीडर टू थिंक इन एन इनोवेटिव वे, ठीक है। अब पैराडॉक्स क्या होता है कि इसमें ये एक इस तरह का स्टेटमेंट होता है जो अपने आप में तो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, ठीक है, ऑपोजिट होता है, लेकिन वो रीडर्स को बहुत ही इनोवेटिव वे में सोचने पे मजबूर करता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ गिवन दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड। अब क्या है, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड, यानी कि हमारे मान लो अगर है कि हमारी प्रॉब्लम्स के ख़त्म होने का ये शुरुआत है। अब ये क्या हो गया, एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि बिगनिंग और एंड दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, दोनों यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं इस स्टेटमेंट में, लेकिन इसका एक सेंस निकल रहा है, ठीक है। पैराडॉक्स में क्या होता है, ऑपोजिट स्टेटमेंट तो होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी तो होता है वो स्टेटमेंट अपने आप में, लेकिन बहुत ही हम कह सकते हैं सेंस होता है इसमें, मीनिंगफुल होता है, प्लस इनोवेटिव वे में हम रीडर्स को सोचने पे मजबूर करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया है द सेकेंड सेंटेंस इज फॉल्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू। तो ये भी क्या हो गया कि फॉल्स और ट्रू, देखो कॉन्ट्राडिक्टरी तो है ये दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में, लेकिन ये क्या है कि पहली चीज़ तो ये स्टेटमेंट होता है और ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन फिर भी ये क्या है, मीनिंगफुल है, ठीक है, इनोवेटिव वे में हम सोच सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट से पहले पैराडॉक्स आपको समझ में आ गया होगा होपफुली, तो इसको देखो ये बस इतना याद रखिएगा, ये एक फैक्ट होता है पैराडॉक्स, मतलब मीनिंगफुल जिसको मैं बोल रही थी, तो फैक्ट होता है, या कोई मान लो प्रोवर्ब हो गया, या कोई रियलिटी, या कोई सच्चाई, कोई ट्रुथ हो गया, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं बस ह्यूमरस मैनर में बोलते हैं, ठीक है, बस ह्यूमरस मैनर में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है पैराडॉक्स, ठीक है, इनोवेटिव वे में सोचने के लिए, ठीक है। तो एक तरह का फैक्ट होता है, एक तरह की सच्चाई होती है, ट्रुथ होती है, ठीक है, होता है। नाउ नेक्स्ट वन, ऑक्सीमोरोन क्या होता है, ऑक्सीमोरोन इज़ लाइक पैराडॉक्स, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, वो ये है कि इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, जैसे उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है, ठीक है, गिवन, लेकिन इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं किसी भी लाइन में, और वो क्यों दिए रहते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट ड्रामा, ठीक है, ड्रामा को क्रिएट करने के लिए ऐसा होता है। तो अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम कह सकते हैं द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फ़नी,
अब ये क्या हो गया, कॉमेडियन वॉज सीरियसली फ़नी। अब भाई ये बता दो, कॉमेडियन सीरियस कभी हो सकता है क्या? और अगर सीरियस ही था तो भाई वो फ़नी कैसे हो सकता है? फ़नी है तो सीरियस कैसे हो सकता है? सो कॉमेडियन को हम सीरियसली फ़नी कह रहे हैं तो ये ऑपोजिट टर्म्स हो गए, ठीक है। तो ये इनका कोई सेंस नहीं है। तो जब भी देखो, ऑक्सीमोरोन और पैराडॉक्स में यही डिफरेंस है। पैराडॉक्स एक तरह का सच्चाई होती है, ट्रुथ होता है, ठीक है, या कोई फैक्ट होता है जिसको बस ह्यूमरस मैनर में बोला गया है, तो एक तरह का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है। और ये क्या है, दो वर्ड्स होते हैं खाली, कॉन्ट्राडिक्ट, और वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ड्रामा क्रिएट करते हैं, नथिंग एल्स। उनका कोई भी सेंस नहीं होता है, ठीक है, सेंसलेस होते हैं। जैसे कि अब एक और एग्जांपल अगर हम लें तो इट इज़ गिवन, देव इज़ अ पुअर किंग ऑफ द स्ट्रीट। अब देव इज़ अ पुअर किंग, या तो पुअर ही बोल दो उसको या तो किंग ही बोल दो, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं और दोनों को क्या करा जा रहा है, यहाँ पे एक ही लाइन में बोला जा रहा है, तो ये सेंसलेस है, ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल लें तो एक बहुत ही फेमस पोएम है द कोल्ड विद इन, ठीक है, उसमें बोला गया था कि फॉरलॉर्न ग्रुप। अब फॉरलॉर्न ग्रुप, फॉरलॉर्न का मीनिंग लोनली होता है, ठीक है। ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई ग्रुप में है तो वो लोनली कैसे हो सकता है, कोई लोनली है तो वो ग्रुप में कैसे हो सकता है, ठीक है। सो यानी कि ये ऑक्सीमोरोन हो गया एक तरह से, क्यों? क्योंकि इसमें भी कोई सेंस नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज़ किए गए एक ही लाइन में। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इमेजरी, ठीक है। इमेजरी क्या होता है, तो इमेजरी में बहुत ही सिंपल है। इसमें मतलब व्हेन वी इमेजिन समथिंग, जब हम कोई भी चीज़ को इमेजिन करने लगते हैं ना, जैसे मान लो कोई पोएम है या कोई ड्रामा है, जब उसमें हम चीज़ों को इमेजिन करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं इमेजरी। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस स्टैंजा में आपको क्या इमेजरी दिख रही है, ठीक है, तो आप बता पाओगे जो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, पोएट ने प्रेजेंट किया है। सो दैट मीन्स जिस चीज़ को हम इमेजिन कर पाए हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, When I reached there, I felt the smell of rose, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें वहाँ पे रोज़ की स्मेल फील हुई। तो ये क्या है, एक तरह से इमेजरी है कि हम इमेजिन करने लग रहे हैं कि हाँ भाई वहाँ पे यानी कि बहुत सारे रोजेज़ होंगे और वहाँ पे बहुत अच्छी सी उनकी फ्रेगनेंस, यानी कि बहुत अच्छी सी उनकी स्मेल आ रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इमेजिन की। सो जिन चीज़ों को हम इमेजिन कर पाते हैं उनको बोलते हैं इमेजरी, ठीक है। बहुत ही कॉमन है, ये पूछा बहुत बार जाता है आपकी पोइट्रीज़ में, ठीक है। आइसक्रीम वॉज कोल्ड, तो आइसक्रीम वॉज कोल्ड, ये भी हम इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ भाई उसको बहुत ठंडी लगी होगी वो आइसक्रीम, ठीक है, बहुत ठंडी होगी वो आइसक्रीम। तो एक तरह से ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा इमेजरी हो गया। ऑलराइट, इमेजरी तो बहुत ईजी है, बहुत अक्सर ही पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ क्लाइमैक्स। अब क्लाइमैक्स क्या होता है, तो क्लाइमैक्स इज़ ऑल्सो वेरी इजी और ये भी बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में। सो क्लाइमैक्स तो आपको पता होगा कि ये वो सीरीज़ ऑफ आइडियाज़ होते हैं जो कि असेंडिंग ऑर्डर में रखे जाते हैं, ठीक है। दे आर केप्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, समझ गए। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो लेस इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट तक जो सेंटेंस का सीक्वेंस जाता है तो उसको बोलते हैं हम क्लाइमैक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज़ गिवन ओवर हियर, ही केम, ही फॉट, ही कॉन्क्वर्ड, ठीक है। देखो ही केम, आया, लड़ाई की और फिर उसने क्या कर लिया, जीत लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का हमारा लेस इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट तक जा रहा है सेंटेंस का सीक्वेंस, ठीक है। तो जब भी ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में जाता है तो उसको बोलते हैं हम क्लाइमैक्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, वो है हाउस, फैमिली, हैप्पीनेस, सॉरो। अब ये भी क्या हो गया, ये भी एक तरह का हमारा क्लाइमैक्स हो गया, ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट इज एंटी क्लाइमैक्स। अब एंटी क्लाइमैक्स इज ऑल्सो जस्ट ऑपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें जो है सीरीज ऑफ आइडियाज़ दिए रहते हैं लेकिन वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए जाते हैं, यानी कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेस इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब जैसे ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज सेल फोन। अब फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर कार, फिर उसके बाद सेल फोन। तो इसमें क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेस इंपॉर्टेंट तक आता है, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स, ठीक है। दूसरा, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, तो वह इसको आप अपने आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पन। पन क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्डिनेस दैट इज़ रिटन सिंपल टू प्ले विद वर्ड्स, ठीक है। ये वो फॉर्म ऑफ वर्डिनेस होता है जो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से लिखा जाता है कि वर्ड्स के साथ ऐसे खेला जा रहा हो, ठीक है। जैसे कि एक तरह का जोक हम कह सकते हैं कि पन क्या होता है, पन में कुछ नहीं होता है, जस्ट जोक यूजिंग वर्ड होते हैं ये, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसमें दिया हुआ है, हैप्पीनेस, माई क्लासमेट इज़ वेरी नर्वस टुडे। अब ये क्या है, हैप्पीनेस माई
क्लासमेट का भी हैप्पीनेस मतलब समझ में नहीं आया, ठीक है, एंड इज़ नर्वस टुडे। सो ये क्या है, एक तरह का पन हो गया। क्यों? क्योंकि एक तरह का ये जोक क्रिएट करता है, दैट्स इट, बस शब्दों के साथ खेलना, उसको बोलते हैं पन, ठीक है। तो जैसे अब अगर हम देखा जाए इसको और अच्छे से बताएं तो हम कह सकते हैं कि कुछ वर्ड्स का इस तरह से यूज़ करना कि उनको इस तरह से यूज़ करके जब हम उनका जोक बना देते हैं तो उसे कहते हैं पन, ठीक है। वर्ड्स को इस तरह से यूज़ करो कि किसी भी सेंटेंस में कि उसका जोक बन जाए तो उसको पन कहते हैं, ठीक है। यानी कि डबल मीनिंग के साथ कोई भी जोक सुनना तो उसको बोलते हैं पन। जैसे इसमें दूसरा एग्जाम्पल है, एन एम्बेसडर इज़ अ मैन हु लिव्स अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। अब ये भी क्या हो गया भाई, एम्बेसडर जो होता है वो एक्चुअली कौन होता है? वो होता है कि जब किसी भी कंट्री में जाता है दूसरी में, ठीक है, तो वहाँ पे वो अपनी कंट्री को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई वो दूसरी कंट्री में इसलिए रहता है अब्रॉड में जिसमें कि वो अपनी कंट्री का भलाई कर सके। अरे व्हाट इज़ दिस? सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ जोक एंड ये भी क्या हो रहा है कि वर्ड्स का बस यूज़ किया जा रहा है, उनके साथ प्ले किया जा रहा है, दैट्स इट। ओके, तो इसको बोलते हैं पन, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठा करके बस उनका ऐसे ही कुछ भी सेंटेंस बना देना। नाउ नेक्स्ट वन इज़ एसोनेंस, ठीक है। अब एसोनेंस क्या होता है? तो एसोनेंस जो है वो एक तरह से आपने जैसे एलिट्रेशन पढ़ा था वैसे ये भी होता है। एलिट्रेशन में क्या होता है कि फर्स्ट किसी भी वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को देखा जाता है और वो होता था क्या, वो कॉन्सोनेंट होता था और वो 2 या 2 से ज़्यादा बार एक ही लाइन में जब रिपीट होता था तो उसको एलिट्रेशन बोलते थे और वो एक तरह के टंग ट्विस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब जिनको बोलने में थोड़ा सा टंग ट्विस्ट होती है। अब एसोनेंस जो है वो क्या होता है कि इसमें रिपीट द सेम वॉवल बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट। इसमें क्या होता है, सेम वॉवल तो रिपीट होता है लेकिन डिफरेंट कॉन्सोनेंट के साथ बिगिन होता है। अब वो वर्ड, अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज़ गिवन जेरी वेंट हियर एंड देयर नोवेयर। अब इसमें क्या है, देखो फर्स्ट अल्फ़ाबेट अगर देखा जाए तो वो तो एक तरह का कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है, JWHTNW, ठीक है, ये सब हो गया। लेकिन इनके जब सेकेंड अल्फ़ाबेट्स को हम देखेंगे, हर वर्ड के सेकेंड अल्फ़ाबेट को, तो वो एक तरह का वॉवल होगा और वो रिपीट हो रहा होगा लाइन में, ठीक है। अब जेरी का ई, वेंट का ई, हियर का ई, देयर का ई एंड वेयर का ई, ये क्या है, एक तरह से देयर वेयर और जेरी वेंट हियर, इन तीनों का और उन दोनों का, इसमें क्या है, ये सब क्या है, एक तरह का वॉवल है और वो रिपीट कर रहा है 2 या 2 से ज़्यादा बार, तो इसको बोलते हैं एसोनेंस, ठीक है। ये क्यों दिया जाता है, तो ज़्यादातर राइम्स के लिए दिया जाता है, ठीक है, राइम करता है क्योंकि इस तरह से किसी भी पोएम को राइम करने के लिए हम इस तरह के एसोनेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इट इज़ गिवन बेयर इज़ नियर बट नो नीड टू फेयर। अब इसमें भी क्या है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट तो कॉन्सोनेंट है और वो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है, ई ई ई ई, ठीक है, 4 बार वो रिपीट हो रहा है सेम लाइन में, तो ये भी एक तरह से एसोनेंस हो गया। नेक्स्ट है मैन सेल द वेडिंग बेल्स। अब ये भी क्या है, सेल का ई, वेडिंग का ई और बेल्स का ई, ये क्या है, सेकेंड अल्फ़ाबेट और वो वॉवल है और वो रिपीट हो रहा है 3 बार, ठीक है, 2 से ज़्यादा बार, तो ये भी क्या हो गया, एसोनेंस हो गया। ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच और ये बहुत ईजी होते हैं आपके फिगर्स ऑफ स्पीच। बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अक्सर ये डाउट के लिए पूछा जाता है कि मैम प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए फिगर्स ऑफ स्पीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ICSE और ISC एग्जामिनेशंस के लिए, और इसके साथ साथ जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो उन सब में ये फिगर्स ऑफ स्पीच आपसे ज़रूर पूछा जाता है। सो होपफुली आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और अब मैं इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँगी, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच माई वीडियोज़। ओके, थैंक यू।